जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आज सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनसी और कांग्रेस कहती हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो वे अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करेंगे। क्या अनुच्छेद 370 वापस होना चाहिए? पहाड़ी और गुर्जर भाइयों को जो आरक्षण मिलता है अनुच्छेद 370 बहाल होने पर वह नहीं मिल पाएगा। लेकिन मैं कश्मीर का माहौल देख रहा हूं, ना तो फारूक अब्दुल्ला और ना ही राहुल गांधी यहां सरकार बना रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। एनसी और कांग्रेस कहती है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम धारा 370 को वापिस लाएंगे। आप मुझे बताओ भाइयों बहनों, धारा 370 वापिस आनी चाहिए क्या? गुर्जर भाई भी बताएं, आनी चाहिए क्या? ये आपको जो आरक्षण मिला है ना, पहाड़ियों को, गुर्जर भाइयों को, वो आरक्षण धारा 370 के रहते मिल नहीं सकता। मगर आप चिंता मत करो, मैं कश्मीर का माहौल देख रहा हूं। ना फारूक अब्दुल्ला की सरकार बन रही है, ना राहुल बाबा की सरकार बन रही है। आप चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं आपको बताकर जाता हूं, मोदी जी ने धारा 370 जो हटाई वो अब इतिहास का पन्ना हो गई है। भारत के संविधान में धारा 370 के लिए कोई जगह नहीं है, कोई नहीं। ये पंडित प्रेमनाथ डोगरा की भूमि है। अब कभी भी जम्मू कश्मीर में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 झंडे कभी नहीं हो सकते। झंडा एक ही होगा, हमारा प्यारा तिरंगा होगा और कोई। दक्षिण कश्मीर के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मुकाबलों में से एक कुलगाम की लड़ाई में सीपीआई के दिग्गज मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की विरासत दांव पर लगी है। आपको बताते चले कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन का हिस्सा रहे इस नेता का जमात समर्थित निर्दलीय सियार अहमद रेशी से कड़ी चुनावी मेल हो रहा है। और आपको बताते चले कि तारिगामी इस क्षेत्र के सबसे मुखर नेताओं में से एक हैं और 1996 से कुलगाम में जीतते आ रहे हैं। हालांकि 2008 और 2014 में कम अंतर से जीतते आए हैं। वहीं आपको यह भी बताते चले कि जमात-ए इस्लामिया समर्थित रेशी के मैदान में उतरने से इस निर्वाचन क्षेत्र की राजनीति गतिशीलता भी बदल गई है और इस क्षेत्र में पारंपरिक समर्थन आधार करने वाले जमात ने आखिरी बार जो है 1987 में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के जरिए चुनाव लड़ा था। जमात ने 1972 में भी सफलता का स्वाद चखा था। तो वहीं रेशी जो कि चुनाव प्रचार अभियान में शामिल हो चुके हैं, बड़ी बड़ी भीड़ जुटा रहे हैं और जमात समर्थित 4 उम्मीदवारों ने कुलगाम में उनके लिए प्रचार करने के लिए एक संयुक्त रैली भी की है। यह पिछले 37 वर्षों में जमात के द्वारा किया गया पहला शक्ति प्रदर्शन था और इसने तारिगामी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी दोनों को बेचैन कर दिया है और जिनका मतदाता आधार जमात के साथ साझा है, तो वहीं जिनके पास कुलगाम में मोहम्मद आमीन डार के रूप में पूरे तरीके से उम्मीदवार है। ये कुलगाम के बुजुर्गों ने, वोटर्स ने और यहाँ के नौजवानों की मैसेज है, क्या हमें जीतना है, कुलगाम को और ज्यादा तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए और तालीमी शोबे में रोजगार के मसाइल के हक में आवाज उठाने के लिए और यहाँ के किसानों के फसल की वाजिब कीमत हासिल करने के लिए। और इसके अलावा ये भी मैसेज है यहाँ की तरफ से, पूरे कश्मीर की आवाज है कि यहाँ का नौजवान जेलों में सड़ना नहीं चाहता है और ये इनकी अपील भी है, मांग भी है। हमें एफआईआर नहीं चाहिए, हमें अब रोजगार चाहिए, मजदूरी चाहिए जीने के लिए। यहाँ की मैसेज ये भी है
सरकार को ये कारवान आगे बढ़ेगा। आप किसी शक्ल में भी कुलगाम आए हमारे हौसले को तोड़ने के लिए, कभी एक चेहरा कभी दूसरा चेहरा, लेकिन हमारी नजर तेज है, अंदर क्या है हमने आपको पहचाना है और आज भी पहचान रहे हैं। आवाज है हमारी जम्मू कश्मीर में अमन हो, लेकिन इज्जत से जीने का अधिकार भी मिले हमारे साथियों को, हमारे राइटर्स को, हमारे लोगों को, हमारे बिजनेस वालों को। और फिर कुलगाम के बारे में मेरी ये मैसेज है, कुलगाम ने तरक्की की है, लेकिन हमें और करना है, टूरिज्म को डेवलप करना है इस जिले में, और इसके अलावा यहाँ और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टेक्निकल कॉलेज चाहिए फॉर वुमेन, और इसके साथ ही स्टेडियम चाहिए और बाकी मामलात में भी यहाँ सूरत से काम होना चाहिए। अस्पताल है लेकिन हमें मेडिकल कॉलेज चाहिए कुलगाम के लिए, ये हमारे लोगों की मांग है और मुझे उम्मीद है। और फिर प्रेस के लिए प्रेस क्लब भी चाहिए, ये भी हमारी मांग है। आगे बढ़ेंगे आपके साथ, अपने अवाम के साथ। हमें उम्मीद है 18 तारीख बड़ी खबर लेकर आएगा, खुशी की खबर लाएगा, ये हमें तवक्को है, ये हमें उम्मीद है। ये कुलगाम के बुजुर्गों ने बताते चले कि आगामी 18 तारीख से जम्मू कश्मीर में चुनाव शुरू हो रहा है और जो कि 3 चरणों में होगा, और जिसको लेकर प्रशासन की ओर से तो तमाम तैयारियां कर ही ली गई हैं। वहीं चुनावी पार्टियों के द्वारा लगातार जिस तरीके से चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है और हर कोई जो है जनता पार्टी अपने जो जनता को लुभाने के लिए पार्टियां जो है वो दमखम के साथ मैदान में उतरी हुई हैं। और जिसमें कि आपको बताते चले कि आज जम्मू कश्मीर के काष्टी में भी शर्म की बात है बीजेपी सरकार के लिए, जो बार बार ये जतलाती है कि जम्मू कश्मीर में हालात सुधर गए हैं और 10 साल से इन्होंने यहाँ इलेक्शन नहीं किए हैं। आज लोग तंग आ गए, उनका दम घुटता है। वो चाहते हैं यहाँ कोई सरकार बने जो इनके जो मामलात हैं, जो मुश्किलात हैं, उनको दूर करे। मगर पीडीपी खाली नाली और गली बनाने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रही है। हम इसलिए इलेक्शन लड़ रहे हैं कि जो बीजेपी चाहती है मसले कश्मीर दब जाए, 370 दब जाए और सब इलेक्शन की बात करें। हम मसले कश्मीर के हल के हवाले से कल भी वजीद थे, आज भी वजीद है कि मसले कश्मीर हल करना बहुत जरूरी है। आपने बेरोजगारी की बात की, अगर पीडीपी पावर में आएगी तो बेरोजगारी को सबसे पहले तो जो तकरीबन 1 लाख नौकरियां सरकारी नौकरियां हैं उनको हम फास्ट ट्रैकिंग पे उनकी भर्ती करेंगे, साफ शफाफ तरीके से भर्ती करेंगे। जो 60,000 हमारे डेली वेजर है उनको परमानेंट करेंगे और कोशिश करेंगे। बीजेपी तो नाम के लिए कहती है, मगर जो यहाँ बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज कोशिश करेंगे वो आए और हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। पीएम ने कल 3 खानदानों को एक बार फिर निशाना बनाया, उन्होंने कहा कि ये जम्मू कश्मीर की बर्बादी के जिम्मेदार हैं। अब प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी हैं, कहते थे 15 लाख रुपए हम अकाउंट में डाल देंगे। वो कह रहे थे 2 करोड़ नौकरियां हम हर साल देंगे, तो 2 करोड़ नौकरियां दी क्या? इसलिए उनकी बात का मैं क्या जवाब दूं? Ma'am, do you think there should be intervention of international community to resolve this Kashmir issue, as you say? पहले तो यहाँ के लोगों से बात हो जाए ना, बात की बात तो दूसरी बात है। शुक्रिया। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में चुनावों की जो तारीखें हैं वो करीब आ रही हैं और वैसे वैसे पूरे तरीके से दमखम के साथ मैदान में चुनावी पार्टियां जो हैं वो उतरी हुई हैं और हर कोई जनता को लुभाने के लिए तमाम तरीके के वादे कर रहा है और तमाम तरीके के मुद्दों को उठाते हुए जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जनता को लुभाने में लगी हैं। वहीं आपको बताते चले, अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो मुख्यतः जो यहाँ का इस समय मुद्दा है वो युवाओं का बेरोजगारी को लेकर है और साथ ही साथ जिस तरीके से घाटी में लगातार आतंकवादी घटनाएं होती हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए आगामी सरकार क्या कदम उठाएगी, इसको लेकर जो वहां की जनता है वो बेहद चिंतित है। जिस तरीके से लगातार बीते कई महीनों की बात की जाए तो आतंकवादी जो घटनाएं आई थी उनसे पूरे तरीके से घाटी दहल उठी थी और हमारे कई वीर सपूत जो है वो शहीद हो गए थे। इन सबको लेकर भी लगातार जो है जनता चिंतित है, क्योंकि जो सरकार
यहाँ के आतंकवाद को कम करने का प्रयास करेगी और उस पर कोई ठोस कदम लेगी, जनता का मत उसी को जाएगा। तो वहीं आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से चुनावी वादों के साथ इस समय उम्मीदवार अपने इलाके में उतरे हुए हैं, अपनी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, तो वहीं युवाओं को लुभाने का जो एक तरीका है वो अपनाया गया है, जिसमें कि आपको बताते चले कि विशेषकर युवाओं पर, खास तौर पर जो वोटर्स हैं वो नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि युवा जो है वो आगे का भविष्य है और कहीं ना कहीं इन युवाओं में आज जो अहम मुद्दा माना जा रहा है वो बेरोजगारी को लेकर माना जा रहा है, और जिसको लेकर जम्मू कश्मीर में लगातार चुनावी पार्टियां तमाम बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का भी वादा कर रही हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता जम्मू से अजहर भी जुड़ गए हैं। अजहर, जिस तरीके से लगातार जो है अब चुनावी तारीखें पास आ रही है, तो पूरे तरीके से जो चुनावी दमखम के साथ मैदानों में उतर चुकी है चुनावी पार्टियां, क्या कुछ माहौल जो है वो इस समय देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर हम पूरी पार्टी की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, अगर हमने देखा कि लोकसभा इलेक्शन में जिस तरीके से लोगों ने हिस्सा लिया, इसके बाद में अभी इलेक्शन जो चल रहा है, असेंबली इलेक्शन चल रहा है, तो इसमें जो लोगों का रुझान है काफी हद तक देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो युवा सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से हमने कल भी रिपोर्ट में बताया था कि युवा सामने आ रहे हैं और युवा इस मत को लेकर काफी उत्साह है। हम देख रहे हैं कि जनूबी कश्मीर के कुलगाम, अनंतनाग और शोपियान में जिस तरीके से चुनावी रैलियां हो रही है, कहीं ना कहीं ये एक जो है नए कश्मीर को दर्शाता है। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए कुछ युवा नेता है हमारे साथ, पीडीपी के जो युवा नेता है शिराज अहमद। शिराज साहब, सबसे पहले ये बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पे चुनाव जो चल रहा है, चुनाव के हवाले से क्या रणनीति है पीडीपी की ओर से, क्योंकि कल जो है पहला मरहला है, परसों जो 18 सितंबर को पहला मरहला शुरू होने जा रहा है, पर्टिकुलरली साउथ कश्मीर में आप अपने आप को कहां देखते हैं? देखो, अभी हमने भी डोर टू डोर कैंपेन चलाई है और डोर टू डोर हमने भी हमारा कल भी हमने एक प्रोग्राम किया है, आपने कल वो भी देखा है। तो हम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, हम भी किसी से कम नहीं समझते अपने आप को। तो पीडीपी का जो अपना रुझान है, खासतौर हमारा यंग लीडर है मोहम्मद अमीन डार साहब, वो भी सुबह से लेकर शाम तक अपने कोशिश में हम भी चल रहे हैं। तो बाकी जो होगा कि अल्लाह को मंजूर जो होगा तो वही होगा। जिस तरीके से जो इंजीनियर रशीद की पार्टी एआईपी या जमात इस्लामिया की जितनी भी पार्टियां आई हैं कि उनका इत्तेहाद भी हुआ है, और ऊपर से यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में भी अलायंस पाया गया, इस बीच जो पीडीपी कहीं ना कहीं जो है अलग थलग दिखाई दे रही है, क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, देखिए कि इंजीनियर रशीद आया, उसे हमारा कोई इम्पैक्ट नहीं है, हमारा अपना ग्राउंड लेवल मजबूत है, तो हम वही कर रहे हैं जो हमें करना है, हम गेंद ही करेंगे इंशाल्लाह। युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? युवाओं के लिए तो देखो, हम तो रोजगार के वसाइल पैदा करेंगे। बाकी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपने देखा, जो पिछला भी जो हमारी हुकूमत थी पहले, तो उसमें भी हमने कोशिश की थी, जो यहाँ 60,000 जो वैकेंसी था या 1 लाख की वैकेंसी, हमने उसके तरफ भी बहुत तवज्जो दिया, मगर बेसिक तो पीछे से ही हमें उसका सिग्नल मिलना चाहिए। 2014 के बाद में काफी अरसे के बाद में इलेक्शन शुरू होने जा रहे हैं, तो इसमें काफी जो नए चेहरे हैं वो भी सामने आ रहे हैं, कई एक पार्टी जो है काफी दहाइयों के बाद सामने आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको पीडीपी गेंद पर कर पाएगी? नहीं, देखिए, उन्होंने वाजे नहीं किया है, उन्होंने वाजे नहीं किया। हमारी पार्टी प्रेसिडेंट ने उनको शायद 2 कि 3 बार बताया, अभी आप वाजे कीजिए, ये आपका कैंडिडेट है। तो हम ये नहीं समझते वो किसका, हम ये भी नहीं समझे कि हर किसी को हक है, डेमोक्रेसी है, हर किसी को हक है, मगर हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये उनका है, उनका जो मेन स्ट्रीम है वो तो बंद है। तो जिस तरीके से हम यहाँ पे युवा नेताओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं इस इलेक्शन में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, रैलीज देखने को मिल रही है, जिसमें खसूसन जो है बच्चे, औरतें हर एक रैलीज में शामिल हो रहे हैं। पर्टिकुलरली अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें, जो साउथ कश्मीर 2016 या 2019 से पहले काफी बॉयल माना जाता था, जहां पे जो इलेक्शन के बाद में काफी बंद का आह्वान भी रहता था, पत्थरबाजी देखने को मिलती थी इस इलेक्शन में। लेकिन अब की बार जो एक नया रुझान
रुझान देखने को मिल रहा है। इलेक्शन में हर एक की पार्टिसिपेशन जो है वो जरूरी है। तो इस हवाले से काफी सारे जो नेताज है वो सामने आए हैं और उन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया है। क्योंकि आपको ये मैं बता दूं कि जिले कुलगाम में काफी सारे जो नेता है वो सामने आए हैं। जमात इस्लामी के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो भी सामने आए हैं और उनके बीच में भी काफी टक्कर मानी जाती है, जिसमें सैर अहमद ऋषि जो कुलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से जो इंतखाब लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरीके से दिवसर में नजीर अहमद जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और जिसका सपोर्ट है जमात इस्लामी का, वो भी वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम दिवसर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, काफी सारे बड़े दिग्गज लीडर वहां पे हैं। मोहम्मद अमीन भट्ट जो कांग्रेस में रह चुके हैं, अभी वो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में है। और इसी तरीके से वहां पे पीडीपी के जो प्रवक्ता है सरताज मदनी साहब, वो भी इस इलेक्शन में है। कहीं ना कहीं अगर हम साउथ कश्मीर में देखेंगे, चाहे कुलगाम, दियशपुरा, देवसर, अनंतनाग या पुलवामा या शुपियन, हर एक क्षेत्र में काफी जो है गुत्थम गुत्थी देखने को मिल रही है। इस हवाले से हम ये जो माना जाता है इस बार के इलेक्शन में जो हिस्सा लेंगे, काफी सारे जो लोग हैं वो इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। हमारे साथ एक और जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है जो पीडीपी से ही है, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस इलेक्शन की इस गुत्थम गुत्थी में, या हम यूं कहेंगे जो यहाँ पे अभी पारा चल रहा है इस इलेक्शन का, इसमें ये अपने आप को कहां देखते हैं। अमीन साहब, आप बता दीजिए कि किस तरीके का इलेक्शन है और अपने आप को यहाँ पे कहां देखते हैं। नॉर्मल इलेक्शन है, मुझे नहीं कोई लगता है दिक्कत है कि कोई अलग सा इलेक्शन है। हाँ, हर एक पार्टी को अपना हक है ये कंटेस्ट करने का। रहा सवाल जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आप बोल रहे हैं यहाँ का, अभी तक हमें ये नहीं समझ में आ रहा है वो इंडिपेंडेंट है, अल्ताफ साहब का है, जमात इस्लामी का है। जमात इस्लामी तो ओन कर नहीं रही है ऑफिशियली, तो इससे मुझे नहीं लगता वो कोई बड़ा फैक्टर है। और जिस तरीके से अभी रिसेंटली जो तिहाड़ से अभी आए हैं, जो अभी तिहाड़ से वापस आए हैं एआईपी के इंजीनियर रशीद, तो उनका मानना है कि मैं जमात के साथ एलायंस के लिए तैयार हूं। कल शाम उन्होंने अनाउंसमेंट किया। क्या इससे नहीं लग रहा है कि एक तरफ से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में अलायंस, दूसरी जानिब से एआईपी और जमात के बीच में अलायंस, तो पीडीपी अपने आप को यहाँ पे कहां देखती है? देखिए, मुझे एक बात बताएं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की बेल एप्लीकेशन को अपोज किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। बाकी कुछ लीडर भी इंक्लूडिंग जमात इस्लामी के लीडर, उनको बेल नहीं दी जा रही है। इंजीनियर रशीद को इसी टाइम बेल क्यों मिल रही है? ये तो आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। अब जिसने उसको बेल दी, हमारे नाले जो जितना हमारा सूझबूझ है, जमात इस्लामी यहाँ के उन लोगों को जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है ऑफिशियली ओन नहीं कर रही है, आज तक ऑफिशियली ओन नहीं किया। तो हमें ये भी लगता है कि शायद एजेंसीज ने ये कैंडिडेट खड़ा करके जमात इस्लामी के नाम डाल दिया उसमें, या उनके खाते में डाल दिया, बट उन्होंने जमात इस्लामी तो अभी कह नहीं रहे हमारे। इसलिए इंजीनियर रशीद साहब का आज बेल होना, और यहाँ जो हमें लग रहा है जमात इस्लामी के जो ऑफिशियली ओन कैंडिडेट्स नहीं है वो भी सरकार ने खड़े किए हैं। तो दोनों जो सरकार के एजेंसीज ने खड़े किए, दोनों को मिलाना उनका काम है, ताकि वोट कटे यहाँ की रीजनल पार्टीज तो ये कमजोर हो जाए। सिंपल एंड प्लेन है, दोनों का मास्टर एक ही जगह पे है। अगर हम अभी आपके इंतखाब की बात करें, हल्के इंतखाब कुलगाम की बात करें, यहाँ पे आपका जो मुकाबला है सीपीआईएम के जो लीडर है महबूब तारिगामी, दूसरी जानिब से जमात का जो लीडर है जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है सैर अहमद ऋषि है, तो अपने आप को इनके बीच में आप कहाँ देखते? देखिए, मैं ईमानदारी से आपको बताऊंगा, मेहनत सख्त करनी पड़ी, सब अभी भी जो टाइम है उसमें भी करना पड़ा। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बोलूंगा, जो मैं ग्राउंड पे देख रहा हूँ, ये छोड़ो कोई 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग जमा करके, बच्चे जमा करके वहां पर 500-700 जमा करता है, या इम्पोर्टेड लोग 300 लेके हर जगह बैठता है, जलसा करता है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का आपके सामने भी वही हाल है। बाहर के इलाकों से लोग लाके, गाड़ियां लाके एक माहौल बनाने का कोशिश हो रहा है। यकीन रखिए, वो 5-6 हजार से ऊपर उसकी औकात नहीं है। तो ये थे अमीन साहब जो फिर कंटेस्टिंग कैंडिडेट है अभी जिले कुलगाम के हल्के इंतखाब कुलगाम से, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इनकी जो यहाँ पे ये अपने आप को जीत साबित कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस पे कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि कल यानी 18 तारीख को जो पहला मरहला है, फर्स्ट फेज का इलेक्शन होने जा रहा है। तो जो वोटर्स है वो जो है अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ फिर से बात करने की कोशिश करूंगा मैं, जो यहाँ पे युवा नेता है, इस बार बता दीजिए जिस तरीके से हमने देखा कि तकरीबन 35
35 साल के बाद फिर से जमात जो है फील्ड में आ गई है और इसके बाद में 2014 के बाद काफी समय के बाद यहाँ पे इलेक्शन हुए, असेंबली इलेक्शन हुए और इस हवाले से युवाओं के पास अभी क्या मूड है इलेक्शन का, क्योंकि आप युवाओं के साथ यूथ के साथ जुड़े हैं। पहले आप मुझे बताइए कि जमात जब ऑन ही नहीं कर रहा है, आप खुद ही बता रहे हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो, तो फिर आप जमात का नाम बार बार क्यों ले रहे हैं इसमें? अगर आप ही कह रहे हैं, आप ही मुझे सवाल कह रहे हैं कि सयार अहमद रेशी है कोई, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, फिर जमात का कैसे वापस सपोर्टेड बाय जमात? नहीं, कहाँ से, किसने ऑन किया? जब उनकी जो मेन स्ट्रीम है उनकी, वो जब जेलों में है तो कहाँ है उनके पास, उन्होंने कहाँ उनको ऑन किया है? तो यूथ की अभी क्या रणनीति है? नहीं, यूथ का देखो, यूथ का फैसला तो वो तो 18 तारीख को आप भी देखोगे और हम भी देखेंगे इंशाल्लाह। अगर आप सत्ता में आते हैं तो यूथ के लिए आपकी क्या पॉलिसी है? इंशाल्लाह हम रोजगार जो उनका ऐसे वसाइल पैदा करेंगे कि उनके लिए रोजगार का वसाइल इंशाल्लाह पैदा करेंगे। वो हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा ने भी बताया कि नए नए वसाइल करेंगे ऐसे कि उनके, जैसे कि देखो जो पार्टी होती है या चीफ मिनिस्टर होता है, कल उनका वो बनता है कि जिस तरीके से मैं बता दूंगा आपको, जिस तरीके से मुफ्ती मोहम्मद सईद ने यहाँ की मंडियां खुलवाई, यहाँ की फ्रूट मंडियां खुलवाई, जिस तरीके से मुफ्ती मोहम्मद सईद ने यहाँ के कोल्ड स्टोर खुलवाए, आज लाखों के तादाद में उधर मजदूर काम कर रहे हैं, युवा काम कर रहे हैं, कोई मुनीम के, कोई और जैसे स्टाफ है, कोई मैनेजर के स्टाफ पे, हर तरीके से लाखों लोग आप देख सकते हो कि उधर वो अकोमोडेट हुए। इस तरीके के हम करना चाहते हैं। तो देखिए जी, जिस तरीके से हम साफ तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं कि लोगों में एक उत्साह है, जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि इलेक्शन के हवाले से काफी उत्साह है, क्योंकि काफी अरसे के बाद यहाँ पे असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं और इस सिलसिले में लोगों का ये भी कहना है कि जो उनके बुनियादी मसले हैं, जिस तरीके से हमने कल भी बताया कि नौजवानों में जो रोजगार का मसला है और उसके साथ साथ हेल्थ सेक्टर या फ्रूट इंडस्ट्रीज को अप करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है सर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।